बुक्स जो होती है 3 टाइप्स की होती हैं। एक प्रकार की किताबें वो होती हैं जो निगली जाती हैं, जिस तरह से तुम कहानियों की किताबों को ले सकते हो, निगल लो बस। दूसरी किताबें वो होती हैं जो चबा चबा के खाई जाती हैं, और तीसरी किताबें वो होती हैं जिन्हें हजम करना पड़ता है। तो जिसको हजम करना पड़ता है उसमें टाइम लगता ही लगता है। क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं सोक्रेटिस से। जो सुकरात है उसके दर्शन का बेस आता है पार्मेनाइडिस से, और पार्मेनाइडिस जो था वो एक जो माइलेशियन और डेमोक्रेटिस है इसके बीच की जो एरा है वहां पे आता है। जेनो का गुरु था, मेलिसस और जेनो का गुरु। उस पर वीडियो बनाया हुआ है मेरा, सुकरात पूर्व दर्शन या अर्ली ग्रीक फिलोसफी के नाम से। वो भी लगभग 2 घंटे का वीडियो है, उसमें वो सारे समझा रखे हैं 1 बाय 1 और बहुत डिटेल में। तो उसमें देख लेना, वो क्लियर हो जाएगा। सुकरात की बात करूं तो उसकी बुद्धि इतनी व्यापक थी, मतलब दुनिया में बहुत प्रकार के लोग देखे होंगे। इस प्रकार के लोग देखे होंगे जो कोई प्रेम में पागल हो जाए, दीवाना हो जाए, कोई धन के पीछे दीवाना हो जाए, कोई सक्सेस के पीछे दीवाना हो जाए। या दुनिया का एक ऐसा सनकी व्यक्ति था जो इसलिए दीवाना हो गया कि ये लोगों को मूर्ख नहीं देख सकता था। ये इसलिए दीवाना हो गया कि लोगों को बुद्धिमान बनाना चाहता था। यानी कि कहने का मतलब ये कि सोफिस्ट कहते थे कि हमारे पास आओ, ज्ञान लो और पैसा दो। ये कहता था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें ज्ञान लेना भी सिखाऊंगा खुद मूर्ख बन के, और तुमसे कुछ लूंगा भी नहीं, और तुम्हारी लताड़ना भी सहाऊंगा, पर मैं तुम्हें ज्ञानी देखना चाहता हूं। दैट वॉज सोक्रेटिस। एक बहुत बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट आता है अक्सर, जो कि कभी कहते हैं नीत्शे के बारे में, कभी कहते हैं सोक्रेटिस के बारे में, कि कुछ लोग बैठे आपस में बातें कर रहे थे, बता रहे थे भाई मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, और अपने अपने देश की बड़ाई कर रहे थे। तो इटली वाला कह रहा था मैं इटली का रहने वाला हूँ, यहाँ ऐसे है, मैं जर्मनी का रहने वाला हूँ, यहाँ ऐसे है, मतलब जो भी वटेवर जो भी कंट्रीज उस समय रही होंगी। सोक्रेटिस से पूछा जाता है कि वो भी वहीं बैठा कि तुम कहाँ के हो, एंड ही सेड आई एम द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, मैं विश्व का नागरिक हूँ। सोक्रेटिस ही कह सकता था। इस बंदे को जहर दिया जा रहा है और कह रहा है, वो अपने शिष्य से कह रहा है, क्रीटो से, इनका एक देवता माना जाता है, देवता के माना जाता है, वो कहता है कि हमें एक एक्सेप्टियस ऐसा कुछ नाम है देव, उसके लिए कहता है कि उसका एक मुर्गा हम पे उधार है, वो देना मत भूलना, अपना ऋण अवश्य चुकाना। अब मुर्गा के देने का क्या मतलब है? तो उस समय बलि चढ़ाई जाती थी, तो ये जो देवता था, स्वास्थ्य के देवता, इसको बलि दी जाती थी, तो इसको बलि मुर्गे की दी जाती। तो वो कहता है कि मैं तो चला जाऊंगा, मेरे लिए नहीं देना, मैं तो चला मेरे रास्ते, तुम स्वस्थ रह सको, अच्छे रह सको, इसके लिए मुर्गे की बलि उधार वो मुर्गा चुका देना उस देवता को। ये सोक्रेटिस था। है ट्रायल उस पर चल रहा है, उसको सजा सुनाई जा रही है, उससे कहा जा रहा है कि माफी मांगो। बोल बिल्कुल नहीं मांगूंगा। बोलो माफी मांगूंगा तो मैं ईश्वर के आदेश की, ईश्वर को अपमान करूंगा, इसका ईश्वर के आदेश की अवज्ञा करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे एक फ्लाई की तरह भेजा है यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए, और मैं प्रश्न पूछना नहीं छोड़ूंगा। मैंने प्रश्न पूछ के गुनाह नहीं किया, ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। क्या कहना चाह रहा है सोक्रेटिस? वो कहते हैं कि गढ़ी गढ़ाई बातों में तुम लोग अगर फंसे हुए तो बहुत गलत रास्ते पे हो। अगर ईश्वर चाहता कि प्रश्न न पूछे जाए तो वो बुद्धि नहीं देता। उसने बुद्धि दी है, इसका मतलब वो चाहता है कि प्रश्न पूछे जाए, और जो प्रश्न पूछ रहा है वो ईश्वर के आदेश का पालन कर रहा है, और जो प्रश्न पूछे बिना अंधविश्वास में चीजों को मान रहा है वो ईश्वर के आदेश का पालन तो नहीं कर रहा, चाहे कुछ भी कर रहा है। दैट वाज सोक्रेटिस। अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्दी ऑफ लिविंग। अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं होता। भाई जो हमारे जीवन में परीक्षा ही नहीं आएंगे, तुम्हें एग्जामाइन ही नहीं किया जाए तो तुम्हारा जीवन बेकार है। कष्ट आते हैं, संघर्ष आते हैं, तभी जीवन का मजा आता है। बड़ा ब्रिलियंट पर्सन था। ठीक, मरते समय उसके शिष्य उससे कह रहे हैं कि आपको मृत्यु के बाद दफनाएं हम। तो बोला पहले मुझे पकड़ो तो सही। अब बोले मतलब मैं तो चला, अब जो बचेगा उसे दफनाते रहना। मुझे कहाँ, मुझे तो पकड़ो पहले, और मुझे तुम पकड़ नहीं पाओगे। तो जिसे दफनाओगे वो तुम्हारी मर्जी है, जान लेना, मुझे तो नहीं कर पाओगे। तो मैं कैसे कह दूं मुझे दफनाओ कि नहीं दफनाओ, मैं तो आऊंगा ही नहीं। दैट वाज सोक्रेटिस। तो ये छोटे छोटे किस्से में क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि फिलोसफी पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है, किसी के बारे में उसके इंटरेस्टिंग जो उसके लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं उनको जानोगे तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है।
तब आते हैं हम फिलोसॉफी पे। अब सोफिस्ट थे, सोफिस्ट जो थे वो मोरल सब्जेक्टिविटी में विश्वास करते थे, या हम कहें थे मोरल रिलेटिविटी में विश्वास करते थे कि जो नैतिक निर्णय होते हैं वो संबंधित होते हैं, वो निरपेक्ष नहीं होते हैं। यानी कि कोई भी ज्ञान, उनका सबसे बड़ा जो फिलोसोफर माना जाता है सोफिस्टों का, वो माना जाता है वो अपना प्रोटैगोरस। और प्रोटैगोरस की स्टेटमेंट है मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। यानी मनुष्य निर्धारित करता है कौन सी वस्तु कैसे है, और ये ट्रुथ भी है। कहीं ना कहीं प्रोटैगोरस जो है वो जो आज का एंथ्रोपोलॉजी चल रहा है उसका बेस तैयार करके दे रहा है। मनुष्य ही निर्धारित करेगा सब कुछ, मनुष्य पे निर्भर करता है। सपोज चोरी करना हमने पाप मान लिया, और कोई व्यक्ति इसलिए चोरी कर ले क्योंकि वो भूखा है, तो उसने पाप किया या पुण्य किया? अब ठीक किया गलत किया लोग अपने तरह से डिसाइड करेंगे ना, किसी के लिए सही है किसी के लिए गलत है, यही होता है ना। इसी को बोलते हैं मॉरल रिलेटिविज्म। वो कह रहे हैं, प्रोटैगोरस कह रहे हैं कि भाई सब कुछ, जो सोफिस्ट है वो कह रहे हैं कि सब कुछ, सारे की सारी चीजें जो हैं आप रिलेटिविटी में डिसाइड करते हो, निरपेक्ष कुछ नहीं है। ठीक। अब सोक्रेटिस भी पहले सोफिस्ट था, ठीक। तो अब सोक्रेटिस के सामने समस्या आ जाती है, अब सोक्रेटिस क्या करे? ठीक है। अब इनकी अगर मैं कुतर्की बताऊं सोफिस्टों की, तो जो अपनी लॉजिक की किताब है इरविंग एंड कॉपी वाली, उस किताब में इनके जो डायलमास दे रखे हैं इनके सोफिस्टों के, और वो बहुत डायलमास का मतलब ये चीज हमें फिलोसॉफी में कहां से आती है कि फिलोसॉफी जो होते हैं बातों के जादूगर होते हैं, वो बातों को इधर से उधर घुमा देते हैं। ये चीज हम पे इल्जाम क्यों लगता है? ये चीज इल्जाम लगता है सोफिस्टों के कारण। जिसमें एक दो किस्से हैं, जिसमें एक किस्सा है उसी बुक में कि एक बेटा अपनी माँ से कहता है कि मैं राजनीति में जाऊंगा। तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा राजनीति में मत जाओ, क्योंकि अगर तुम राजनीति में जाओगे तो तुम झूठ बोलोगे, और झूठ बोलोगे तो बेशक पब्लिक तुमसे खुश हो जाए, देवता तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे, इसलिए तुम राजनीति में मत जाओ। अब वो कहता है और तुम सच बोलोगे तो पब्लिक, तो देवता तो खुश हो जाएंगे, पब्लिक नाराज हो जाएगी, दोनों तरफ से मारे जाओगे। अब इसी का एंटी आर्ग्यूमेंट जो बेटा देता है वो सुनो। बेटा कहता है कि मां मैं राजनीति में जरूर जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो लोग खुश होंगे, और मैं सच बोलूंगा तो देवता खुश होंगे, दोनों तरफ फायदा है, मैं जाऊंगा। मां एक साइड उठा रही, मतलब कितने ज्यादा बातों का वो क्या बोलते हैं बोल वचन करते थे सोफिस्ट। ये इन चीजों से समझा जा सकता है, ठीक है। इसी की तरह का एक किस्सा प्रोटैगोरस के साथ भी होता है, जब उसके पास कोई आता है वकालत सीखने के लिए, और वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी फीस बाद में दे दूंगा, मैं जिस दिन अपना पहला केस जीतूंगा मैं आपकी पूरी फीस आपको दे दूंगा, आप मुझे वकालत सिखा दो। प्रोटैगोरस उसे वकालत सिखा देता है, वकालत सीख के वो अपने जगह अपने वहां पे जाता है। वकालत सीखने के तुरंत बाद वो चला जाता है। अब वो फीस नहीं देता प्रोटैगोरस। प्रोटैगोरस सोचता है केस वाइस लड़ेगा, जीतेगा दे देगा। अब महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, प्रोटैगोरस से बुलावा भिजवाता है, वो वापस भी नहीं आता। भाई बहुत टाइम बीत गया, प्रोटैगोरस ने बोला मेरी मिल्ली मेरे से मैं हूं, उसने प्रोटैगोरस ने उसके ऊपर केस कर दिया। वो लोग न्यायालय में पहुंच गए। अब न्यायालय में पहुंच के प्रोटैगोरस ने आर्गुमेंट दिया कि भाई, जज से बोला कि न्यायाधीश से बोला जज साहब ये केस तो करने की जरूरत नहीं, तुरंत खारिज किया जाए, क्योंकि अगर मैं जीता तो इससे मुझे मेरा भुगताना जो मेरी फीस है वो देनी पड़ेगी आपके आदेश से, कोर्ट के आदेश से, और ये जीता तो भी इसे मेरी फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि इसने कहा मैं मेरा पहला केस जीतते आपकी फीस दे दूंगा। तो दोनों स्थिति में मैं ही जीत रहा हूं, तो केस खत्म करो, पैसे दिलवाओ। अब चेला तो प्रोटैगोरस का ही था। वो क्या जवाब देता है? वो कहता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, केस होने नहीं चाहिए महाराज, केस खत्म करो। अगर मैं जीता, अगर मैं हारा तो मुझे फीस देनी नहीं है, क्योंकि मैं तब तक फीस नहीं दूंगा जब तक मैं मेरा पहला केस नहीं जीतता, और अगर ये हारे तो कोर्ट के आदेश से मुझे फीस नहीं देनी, तो मुझे फीस देनी ही नहीं है, खत्म करो केस को। ये थे सोफिस्ट। इस तरह से वो बातों के गोल गप्पे बना बना के लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे, तो भारी पैसा वसूल किया करते थे।
तो सुकरात के सामने अब समस्या ये थी, ये चीजें क्यों बता रहा हूं कि हकीकत में सोफिस्टों ने जो डिसाइड किया मोरल रिलेटिविज्म या नॉलेज ऑफ रिलेटिविज्म, मतलब सारी नॉलेज जो है रिलेटिव है, सुकरात को अब इसका जवाब कैसे देगा। अब ये तो अल्टीमेट ट्रुथ है एक तरह से, भाई सच तो बोल रहे हैं, हर चीज व्यक्तिगत है, तो सुकरात अब इसका उत्तर क्या निकालेगा। यहां सुकरात वो समाधान लेके आता है जो समाधान प्लेटो की फिलोसॉफी का आधार बनता है, और जिस समाधान ने पूरी की पूरी फिलोसॉफी जगत को आज तक भी उलझा के रखा हुआ है। जो समाधान सोक्रेटिस लेके आता है उस समाधान को प्लेटो ने बहुत बड़ा बना दिया, फिर वो आज तक भी, जिसके बाद एक फिलोसोफर हुआ है रसेल का साथी व्हाइटहेड, वो लिखता है कि पूरे के पूरे पाश्चात्य दर्शन का इतिहास प्लेटो के दर्शन पर फुटनोट है। ठीक, तो प्लेटो क्या है, प्लेटो तो बाद में आया, सोक्रेटिस ने ऐसा क्या दिया, सोक्रेटिस लेके आया प्रत्यय, आइडिया से सॉल्यूशन करता है वो इसका मॉरल रिलेटिविज्म, जो भी रिलेटिविज्म था इंडिविजुअलिज्म का, आइडिया के कंसेप्ट से, जो आइडिया का जो अवधारणा है उससे समाधान करने का प्रयास करता है। मॉरल रिलेटिविज्म का मतलब होता है नैतिक सापेक्षवाद, इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है व्यक्तिनिष्ठवाद। ठीक है, तो ये दोनों मान्यताएं सोफिस्टों को स्वीकार्य थी। सोक्रेटिस जो चीज लेके आता है वो है एक तरह का, वो यूनिवर्सलिज्म करने की कोशिश करता है आइडिया को। ठीक है, अब समस्त ज्ञान प्रत्ययों से प्राप्त ज्ञान, इस स्टेटमेंट को समझो। सोक्रेटिस कहता है कि मुझे ज्ञान को अगर यूनिवर्सल सिद्ध करना है तो मुझे सोफिस्टों के रिलेटिविज्म को काटना पड़ेगा। तो सोक्रेटिस जो है प्रश्न पूछता है उनसे कि बताओ हमें ज्ञान कैसे होता है, वो पूछता है। अब वो डेफिनेटली कहेंगे हमें इंडिविजुअल थिंग से ज्ञान होता है, कि मैंने सामने एक मैंगो देखा और मुझे मैंगो का ज्ञान हुआ। बोलो मैंगो का ज्ञान हुआ ये किस माध्यम से आया तुम्हारे पास, तो डेफिनेटली वो कहते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से आया। बोलो बताओ कौन सी इंद्रियों से मैंगो आया, आंख से, नाक से, जिह्वा से, त्वचा से या कान से, कौन सी इंद्रिय से मैंगो आया। बोलो भाई देखने से आया। बोलो देखने से स्वाद आ गया। बोले देखने से स्वाद तो नहीं आया, आकार आया, रंग आया। बोलो स्वाद तो चख के आया। बोले हाँ। और बोले चखने से और देखने से खुशबू आ गई क्या मैंगो की। बोले नहीं जी, खुशबू तो सूंघने से आई। तो मैंगो तुम्हें 3 इंद्रिय से मिला, तो मैंगो तो एक ही है, मैंगो तो एक ही है। अब 3 का क्या समाधान करेंगे। तो सोक्रेटिस कहता है कि 3 का समाधान आपके पास नहीं है, क्योंकि मैंगो आया ही नहीं, मैंगो आया ही नहीं। तुमने मैंगो को वैसा का वैसा जाना जैसा वो मैंगो है, जस्ट बिकॉज तुम्हारे बुद्धि में मैंगो नेस का एक आइडिया है जिसके अंदर सभी तरह के मैंगो इंक्लूडेड हैं, और वास्तव में वो जो आइडिया है वही प्रत्यय है। तो तुम्हें जब ज्ञान होता है तो वास्तव में किसी डेटा का ज्ञान नहीं होता, तुम्हें उस कंसेप्ट का ज्ञान होता है जो बुद्धि में आइडिया के नाम से है। और जो आइडिया टर्म है ये पर्टिकुलर सोक्रेटिस यूज करता भी है, नहीं भी करता है, लेकिन सोक्रेटिस का जो थ्योरी है वो प्लेटो की थ्योरी से थोड़ी अलग हो जाती है। सोक्रेटिस की जो थ्योरी है आइडियलिज्म की, वो एक्चुअली कंसेप्चुअलिज्म की थ्योरी हो जाती है। अब प्रत्ययवाद बोल सकते हो, लेकिन वो उस तरह का प्रत्ययवाद नहीं है जिस तरह का प्लेटो का प्रत्ययवाद है, क्योंकि प्लेटो का प्रत्ययवाद आइडियो का एक जगत मान लेता है कहीं, कि वो हमसे परे कहीं रह रहे हैं। सोक्रेटिस उसकी बात नहीं करता, क्योंकि देखो सोक्रेटिस ने अपना कुछ भी लिखित नहीं छोड़ा है। जितना भी सोक्रेटिस के दर्शन के बारे में पता लगता है दूसरे लोगों के दर्शन से पता लगता है, विशेषकर प्लेटो के जो डायलॉग्स है उनसे पता लगता है। तो हमें उसी के माध्यम से पता लगता है कि सोक्रेटिस वास्तव में क्या कहते थे, प्लेटो उसकी कमेंट्री कैसे करता है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करता है। तो वहां से सोक्रेटिस को प्लेटो की फिलोसफी अलग होती है। तो सोक्रेटिस का जो दर्शन है उसमें आइडिया वैसा नहीं है, वहां नहीं पहुंच गए कहीं दूसरे जगत में, वो कंसेप्चुअलिज्म तक रहते हैं। तो हमें जो ज्ञान होता है वास्तव में, तुम्हें किसी भी चीज का ज्ञान होगा वो ज्ञान बुद्धि में रखे किसी विचार से होगा, उस पर्टिकुलर वस्तु के विचार से होगा। और आइडिया को वहां पे समझा जाता है एक तरह की छवि। मैं तुमसे अभी कहूं बोतल, ऑब्वियसली तुम्हारे सामने कोई भी बोतल नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में तुरंत बोतल आ गई,
लेकिन किस बोतल की पिक्चर आई मैं पूछूंगा तो नहीं बता पाओगे, लेकिन बोतल की पिक्चर तो आई ना। ठीक है, तो वो ऐसी बोतल की पिक्चर आ गई जिसमें सारी बोतल इंक्लूड है, कांच की भी, प्लास्टिक की भी, छोटी भी, बड़ी भी, कलरलेस भी, कलर वाले भी, ट्रांसपेरेंट भी, बड़ी भी, छोटी भी, सारी आ गई ना। लेकिन मैं तुमसे पूछूं कि कौन सी बोतल की, तो पर्टिकुलर तो नहीं आई, तो वो बोतल क्या हुई, पर्टिकुलर नहीं हुई तो यूनिवर्सल हुई, विशेष नहीं हो तो सार्वभौमिक हुई। तो ये ही प्रत्यय है सुकरात का। वो कहता है कि समस्त ज्ञान इसी से प्राप्त ज्ञान है। ठीक, अब वो कहता है कि ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू। ये पहली स्टेटमेंट तो उसकी एपिस्टेमोलॉजी को एक्सप्लोर करती है, और उसकी दूसरी स्टेटमेंट है ये नैतिकता को एक्सप्लोर करती है। वो कहता है नॉलेज इज वर्च्यू, एक्चुअली बुक्स में दिखाया गया है हर जगह नॉलेज इज वर्च्यू, हर बुक में नॉलेज इज वर्च्यू लिखा है, लेकिन सोक्रेटिस के फिलोसफी का जो आदर्श था वो नॉलेज इज वर्च्यू नहीं था, एक्चुअली विजडम इज वर्च्यू था। एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। एक इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक नॉलेज हो सकती है, एक विजडम हो सकती है, और विजडम वो है जो हाईएस्ट लेवल की है। तो कहता है कि जब आप वाइज हो जाते हो, जो आपको विजडम आ जाती है ना, तब आप गलत काम कर ही नहीं पाओगे। दैट इज वाई विजडम होते ही, वाइज होते ही आप वर्चुअस हो जाते हो। आप जैसे ही विवेकशील होते हो, आप बुद्धिमान, वो आप नैतिक हो जाते हो, सद्गुणी हो जाते हो। तो नॉलेज इज वर्च्यू का ये मतलब है। आप अब इस पे एक्सेप्ट लिए जाते हैं कि, इस पे एक्सेप्ट लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति को, चोर को भी नॉलेज होती है कि चोरी बुरा कार्य है, तो वे चोरी क्यों करता है। अगर वर्चुअस हो गया वो नॉलेज के बाद, तो सोक्रेटिस को वो लोग समझते नहीं। सोक्रेटिस क्या कहना चाह रहा है कि नॉलेज डज नॉट मीन कि टीचर ने बता दी, माँ बाप ने बता दी। इसलिए तो मैं कहता हूं नॉलेज नहीं, वहां पे एक्चुअली विजडम टर्म है। कहने का मतलब उस चीज को रियलाइज करना, उस चीज को अपनी बुद्धि में अपने साथ अनुभव करना, वो विवेकशील प्राणी के लक्षण है। तो नॉलेज इज वर्च्यू नहीं, विजडम इज वर्च्यू। और किसी चोर को ये तो पता है कि चोरी करना पाप है, लेकिन इस किस लिए पता है, क्योंकि उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया, उसे जो लॉज हैं उन्होंने बताया, कोर्ट्स ने बताया, सोसाइटी ने बताया, उसने रियलाइज थोड़ी किया। तो सोक्रेटिस तो रियलाइजेशन की बात करता है कि जिस दिन वो रियलाइज करेगा, उसके पास से कोई ऐसी चीज जिस दिन चोरी हो जाएगी जो कि उसको अति प्रिय थी, उस दिन उसे उस चोरी का दर्द महसूस होगा, उस दिन ऑटोमेटिक रियलाइज कर लेगा। तो रियलाइजेशन, तो वहां पे विजडम इज वर्च्यू। तो सोक्रेटिस ये कहना चाह रहा है। तो सोक्रेटिस पे जो इल्जाम लगाया जाता है वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लगाया जाता है। बट क्योंकि फिलोसफी में शब्दों का जो शब्द जो होते हैं विभिन्नार्थी होते हैं, और उनका विभिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। ठीक है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, किताब वालों की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। मैं दोनों परिस्थितियां सामने रखा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। इसने एक मेथड डेवलप किया जो इससे अगली स्लाइड में मैं पढ़ाऊंगा, इसको वहां पे बात करेंगे इसके बारे में। फिर ये कह रहा है कि राज्य के नियम सर्वोपरि हैं। ये कहता था, देखो प्राचीन जो ग्रीक फिलोसफी थी ना, वो जहां से भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, फर्स्ट फिलोसोफर कौन माना जाता है, थेलीज के दर्शन से जो प्राचीन ग्रीक फिलोसफी स्टार्ट हो रही है, वहीं से ग्रीक फिलोसफी में या ग्रीक में एक एक विचारधारा बहुत तगड़ी थी। दो नियम वहां के फिक्स थे, जिन्हें प्रत्येक प्राणी बहुत, मतलब अपनी जान से भी ज्यादा सम्मानित मानता था। पहला, वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फुल थी, इतनी ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी कि एक फिलोसोफर है जेनोफेनिस, अर्ली ग्रीक में हुआ है, वो एशिया माइनर का था। और एशिया माइनर कहाँ है, टर्की और ग्रीक दोनों जहां पे मिलते हैं पतली सी धारा से एक समुद्र से, वो एरिया, वो उससे टर्की वाला जो एरिया है वो एशिया माइनर है, उधर की धारा और इधर वाला थोड़ा सा एरिया। ठीक, तो वहां से वो आता है, और वहां से आने के बाद ग्रीक में वो ग्रीक के देवताओं का खुल के उपहास करता है, खुल के मजाक बनाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ नहीं होता है, उसको ग्रीक फिलोसफी में ग्रीक फिलोसोफर के नाम से पढ़ा जाता है आज भी। इतना सम्मान था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का।
प्रश्न पूछने की इतनी आजादी थी। दूसरा जो उनका नियम था, वो नियम था कि राज्य के जो कानून होते हैं, राज्य के कानून, जो उस समय ग्रीक था वो नगर राज्यों में बटा हुआ था, सिटी स्टेट में, पता होगा, छोटे छोटे सिटीज थे, वही उनके राज्य थे, वही उनका राजा था, और हर राज्य के अपने नियम कानून होते थे। ठीक है, लेकिन दूसरा जो राज्य के नियम सर्वोपरि, यानी नेशनलिज्म बहुत ज्यादा हावी था लोगों पे, राष्ट्रवाद बहुत तगड़ा था। ये तो 300 मूवी आई है, उसमें भी तुम्हें देखा होगा। 300 मूवी आई थी ना एक बहुत साल पहले, कभी देखना टाइम मिले तो, वो ग्रीक लोगों पे ही बनी हुई है। ठीक है, वो इतने मतलब ताकतवर होते थे और देश को इतने ज्यादा समर्पित हुआ करते थे वो लोग, तो ये दो उन लोगों में प्रभावित था। ठीक है, तो इसीलिए सुकरात को जब उसे कैद कर लिया जाता है और उसे दूसरे दिन पॉइजन दिया जाना था, उससे पहले उसे भागने के लिए कहा गया, उसके साथी छुड़ाने के लिए आए रिश्वत वगैरह देके, वो नहीं भागा। उसने कहा कि ये जो कानून है, लाइक भगत सिंह बोलता है, मैं मुझे बचाना मत, मैं चाहता हूं कि मैं फांसी पे चढ़ूं, ताकि लोग उस चीज को रियलाइज करें, क्रांति का महत्व समझे और सड़कों पे उतरे। वही सोक्रेटिस ने कहा, बोले मेरे राज्य के कानून है, उन कानून ने मुझे सजा दी है, मैं उससे भागूंगा नहीं। और वो सही था। उसके बाद सोफिस्टों का विनाश हो जाता है, ऑटोमेटिकली ही ग्रीक में वो सोक्रेटिस वाली फिलोसफी ही चल पड़ती है, क्योंकि सोफिस्टों ने उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का, एंटी नेशनल का इल्जाम लगाया, जो कि वो सिर्फ अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज कर रहा था, तो उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश की। रिजल्ट सोफिस्टों के सामने था, सुकरात ने तो जहर पी लिया, आराम से चलता हो। ठीक, तो वहां पे वो कहता है कि राज्य के नियम सर्वोपरि है। सुकरात के विषय में विवाद है कि वो प्रचलित देवताओं को नहीं मानते थे, परंतु वास्तव में वो प्रचलित देवताओं का सम्मान करते थे, लेकिन एक ईश्वर में आस्था रखते थे। अब देवत्ववाद और ईश्वरवाद का क्या डिफरेंस है? टेक्निकल में बात करूं तो मैं देवत्ववाद का मतलब अनेक सारे पूजनीय देवता, किसी की भी पूजा करो, मतलब भगवान बहुत सारे हो गए। और ईश्वरवाद का मतलब एक ही, बस। हालांकि क्रिश्चियनिटी में 3 ईश्वर मान लिए गए, गॉड, उसका बेटा और पवित्र आत्मा, मतलब 3 वो मान लिए गए मूल तत्व। गॉड उसका, उसमें ट्रैड है, त्रैतवाद है, ठीक, और एक पवित्र आत्मा। अब सुकरात के ये तो जब उसने कहा है कि भाई क्रेटो से जब वो कह रहा है कि एक मुर्गा उधार है, तो उसी से पता लगता है वो देवताओं को मानता था, तो ये इल्जाम इसके ऊपर गलत है। ठीक है, वो देवताओं का उपहास करता था, ऐसा नहीं है। मैं नो दाई सेल्फ, डेल्फी के मंदिर में लिखित वाक्य को का ही वह संदेश देते थे। डेल्फी का एक देवी है डेल्फी, जिसको बाद में हेगल का नाम सुना होगा तुमने। हेगल भी अपनी इस नो दाई सेल्फ को अपनी फिलोसफी का आधार बनाता है, स्वयं को जानो। ठीक है, तो ये डेल्फी देवी का मंदिर है, उसी में लिखा था, तो उनका सोक्रेटिस का संदेश यही था, स्वयं को जानो। तर्क बुद्धि सभी मनुष्य में एक समान पाई जाती है और मानव अस्तित्व का सार तत्व यही तर्क बुद्धि है। कोई सिंपल सी स्टेटमेंट है। रीजन, ध्यान रखना, ये तो पता ही होगा, फिलोसॉफी में बुद्धि को रीजन बोला जाता है। रीजन सब में समान है। गुणों का संप्रत्यात्मक ज्ञान सभी मनुष्यों में सुसुप्त अवस्था, अच्छा, सद्गुण सुभत्व आदि सभी गुणों का संप्रत्यात्मक ज्ञान सभी मनुष्यों में सुसुप्त अवस्था में रहता है, जिसे मात्र उद्घोषित करने की आवश्यकता होती है। यह सिद्धांत जन्मजात प्रत्ययों के रूप में बाद में देकार्ते में प्रकट होता है। यही तो बात आ गई। सोक्रेटिस में प्रत्यय, आइडियाज, सभी ज्ञान के आइडियाज हमारी बुद्धि में सुषुप्त अवस्था में है। अब सोक्रेटिस ये नहीं कहता कि किसी ने वो रखे हैं, वो कहता है कि हमारी बुद्धि में सुषुप्त अवस्था में वो सारे के सारे ज्ञान हैं, और समय आने पर वो सारे के सारे ज्ञान खुलते हैं अनुभव से। तो इसीलिए वो कह रहा है ना कि समस्त ज्ञान प्रत्ययों का ज्ञान है। आपको ज्ञान प्रत्ययों के माध्यम से ही होता है, प्रत्ययों का ही होता है, और वो यूनिवर्सल होते हैं। तो ये जो थ्योरी थी सुकरात की और बाद में प्लेटो की, ये बाद में जो देकार्ते का कंसेप्ट है इन्नेट आइडियाज का, जन्मजात प्रत्ययों का, उसका भी आधार बनता है। सुकरात ने ऐसा कुछ कहा नहीं कि भाई वो कुछ किसी दूसरी दुनिया में है, लेकिन वो कहता है कि आप कुछ भी करो, क्योंकि भावनाएं या इमोशंस या नैतिक प्रत्यय जो भी हैं, देकार्ते वाली स्थिति उसकी है कि चाहे आप अपने प्रैक्टिकल से वो अलग अलग हो जाते हैं,
ठीक है, आप जब उसकी प्रैक्टिस करते हो तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग को इंडिविजुअल फ्रीडम है, फ्री विल है, और फ्री विल होने के कारण कोई भी एक मत, यही तो सोफिस्टों को मानना था, फ्री विल है तो किसी भी एक मत के साथ सारे सहमत नहीं होंगे। और मनुष्य के अंदर स्वार्थ की भावना है, उस स्वार्थ की भावना के कारण मनुष्य वस्तुनिष्ठता को नकार देता है और अपने स्वार्थ को आगे रखकर जब चीज को सोचता है तब उसकी चीजें वैविध्य हो जाती हैं, विविध हो जाती हैं, डाइवर्स हो जाती हैं। अदरवाइज वो प्रत्येक ही जैसा। सत्य सत्य है, सत्य बोलना सही है या शुभ है। अब मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण वहां सत्य और झूठ को आपस में इंटरचेंजेबल करके, आपस में एक दूसरे के कंडीशनड करके अगर काम करता है तो मनुष्य स्वार्थ के कारण करता है। अगर स्वार्थ न हो, सपोज मैं झूठ इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे सच बोलने से 10,000 का नुकसान हो रहा है, ठीक है, मैं सच इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे झूठ न बोलने से 20,000 का लाभ हो रहा है। अगर ये कंडीशंस लागू होंगी तो मनुष्य ऑटोमेटिक अपने स्वार्थ को जब सामने रखेगा तो झूठ या सच को आपस में बदलेगा। लेकिन अगर मुझे झूठ या सच बोलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ना मेरा कोई लॉस हो रहा है ना मेरा कोई लाभ हो रहा है, तो मुझे वही बोलना चाहिए जो है। लेकिन अपने स्वार्थ में हम झूठ और सच बोलते बोलते इतने आदी हो जाते हैं झूठ बोलने के कि हमारा चाहे लाभ हो या ना हानि हो ना, हम आदतन झूठ बोलने लग जाते हैं। अरस्तु ने सद्गुण को आदत बोला है जो रेगुलर प्रैक्टिस से डेवलप होती, लेकिन अरस्तु की फिलोसॉफी में दुर्गुण नहीं बताया गया कि वो भी आदत है। हकीकत में वो भी आदत ही है। आज के समय में झूठ, इसलिए अब मेरे स्टूडेंट्स ने कही, पूछ लिया, पहले मैं पूछ लेता था भाई कल क्यों नहीं आया, बोले जी कभी कुछ बहाने कभी कुछ बहाने, ठीक है, या तो बीमार हो गया था, बुखार हो गया था, यहाँ गया था, मतलब झूठ ही बोलना है। भाई मैं एक ही बात बोलता हूं कि भाई तुमको अगर सच बोलना है, सच बोल दोगे तो मैं तुम्हें फांसी तो नहीं चढ़ा दूंगा ना, मैं तुम्हें डांटूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो तुम्हें सच क्यों नहीं बोल देते भाई? जब सच बोलने का मौका मिले तो बोलो, बट हैबिचुअली झूठ बोलने की आदत पड़ गई और ये देखोगे हर जगह। तो ये वो प्रॉब्लम है जिसके कारण हम ऐसा करते हैं। अब आते हैं हम सुकरातीय मेथड पर। डायलेक्टिकल मेथड सोक्रेटिस ने दिया था। तो सोक्रेटिस का डायलेक्टिकल मेथड बड़ा सिंपल था। डायलेक्टिकल मेथड का मतलब है आमने सामने, उसका डायलेक्ट का मतलब द्वंद्व विधि बोला जाता है। द्वंद्व दो तरह के हो सकते हैं। सोक्रेटिस एक तो द्वंद्व मेथड कहां से डेवलप करता है, वो जेनो के पैराडॉक्स से द्वंद्व मेथड, जो डायलेक्टिकल मेथड है वो डेवलप करता है। जेनो ने कुछ पैराडॉक्स दिए थे जिनका 6 या 7 पैराडॉक्स का जिक्र अरिस्टोटल की किताब है फिजिक्स, उसमें मिलता है, ठीक है। जेनो के एक पैराडॉक्स पे रसल ने भी थोड़ा क्रिटिसाइज किया है, लेकिन अरिस्टोटल ने उस पर ज्यादा डिस्कस किया, बुक 6 में, बुक 7 में, ठीक है। मतलब जो उसकी किताब है फिजिक्स, उसमें बुक 6 है और बुक 7 है। बुक 6 और बुक 7 में अरिस्टोटल जेनो के पैराडॉक्स को क्रिटिसाइज भी करता है, एनालिसिस भी करता है, उनका सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करता है। और जेनो के पैराडॉक्स साइंस मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बने हो, फिजिक्स के लिए। तो जेनो के पैराडॉक्स में ये चीज था कि दोनों चीजें सही लगती है, दोनों चीजें गलत लगती, तो बंदा करे तो करे क्या। तो यहां से सोक्रेटिस वो मेथड डेवलप करता है, क्योंकि सोक्रेटिस और जेनो दोनों ने पार्मेनाइडिस के साथ एक साथ अध्ययन किया था। जेनो पार्मेनाइडिस का परम शिष्य था, लेकिन जो सोक्रेटिस था वो भी पार्मेनाइडिस से पढ़ता था। और पार्मेनाइडिस और सोक्रेटिस के बीच का एक डायलॉग भी बहुत फेमस है, जो कि रिपब्लिक में पाया जाता है, पार्मेनाइडिस में पाया जाता है, सॉरी। जब वो पार्मेनाइडिस सोक्रेटिस से कहता है कि क्या तुम कीचड़ जैसे तुच्छ वस्तुओं के प्रत्ययों में भी विश्वास करते हो, तो सोक्रेटिस कहता है कि मुझे इसमें डाउट है, जो तुच्छ चीजें में उनके प्रत्यय होते हैं नहीं होते हैं। तो पार्मेनाइडिस सोक्रेटिस से कहता है कि अभी तुम्हारी बुद्धि, अभी तुम यंग हो, अभी तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं है, जब तुम्हारी बुद्धि विकसित हो जाएगी तो तुम्हें पता लगेगा प्रत्येक चीज के प्रत्यय होते हैं। ये डायलॉग है पार्मेनाइडिस, जो डायलॉग है प्लेटो का उसमें। तो वहां जेनो, वो पार्मेनाइडिस और जेनो के साथ रहा, तो उसने वो विधि वहां से डेवलप करी, द्वंद्व विधि। वो करता क्या था, वो बस क्वेश्चन फेंक देता था, क्वेश्चन फेंक देता था, ये कह के फेंक देता था, आई नो नथिंग।
भाई मुझे नहीं पता ये क्या है, मेरे दिमाग में ये समस्या है, ये पकड़ो, डिस्कस शुरू करो। अब वो लोग डिस्कस करते थे, सोक्रेटिस कभी उत्तर नहीं देता था। सोक्रेटिस क्या करता था, जैसे ही प्रश्न का उत्तर आता था सामने से, उसमें से फिर प्रश्न निकाल देता था, फिर कोई और उत्तर देता था, उसमें से फिर प्रश्न निकाल देता था। वो एक ही काम करता था, प्रश्न निकालता था, जिससे वो ये भी शो करता था कि आई नो नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं तो पूछना जानता हूं। इसलिए पूछता रहता था ताकि सामने वाले का ईगो जैसा भी बना रहे, भाई मैं तो तुझ ही सही। मैंने कहा ना स्टार्ट में ही, वो इसलिए दीवाना था कि वो लोगों को बुद्धिमान बनाना चाह रहा था। उसके लिए उसने ये स्वीकार कर लिया कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं। और अज्ञान ऐसे शो करता था कि क्वेश्चन जो आंसर मिलता था तो आंसर में से क्वेश्चन ही निकालता था, एंटी आर्गुमेंट नहीं करता था, क्वेश्चन निकालता था। और क्वेश्चन के सामने फिर उत्तर आता था, वो फिर क्वेश्चन निकालता था, फिर उत्तर आता था। डिबेट करते करते वो लास्ट में वहां तक लेके चला जाता था जो उत्तर, जिस उत्तर के बाद क्वेश्चन न रह जाए। और कई बार कहा जाता है कि वो उसे पहले से पता होता था, लेकिन वो बताता नहीं था, वो लाता वहीं पे था घेर घार के सबको, और एक कंक्लूड करता था डिबेट को। तो ये उसका मेथड था। बीच बीच में वो मजाक भी करता था, थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ा देता था, किसी किसी का मेटाफर भी दे देता था कुछ ना कुछ। जो मजाक बनाता था वो एक तरह का सटायर होता था। सटायर समझते हो? तो सटायर होता था, तो उसे बोला जाता है सोक्रेटिक आयरनी। अरिस्टोटल ने उसे सोक्रेटिक आयरनी बोला है, जो सुकरात का व्यंग्य करने का तरीका होता था, बहुत मजाकिया व्यंग्य करता था। तो ये उसका मेथड। दार्शनिकों का मानना है कि सुकरात की दंड विधि का आधार जैनों के पैराडॉक्स हैं। सुकरात की विधि की विशेषताएं आपसी संवाद, बातचीत को स्वयं का कौशल दिखाने के लिए उपयोग नहीं करते थे, बस हर उत्तर के प्रत्युत्तर के रूप में प्रश्न करते रहते थे और निष्कर्ष प्राप्त करते थे, तो विरोधियों के मुख से सत्य निकलवाते थे, जैसा अभी बताया। इससे वो सार्वभौमिक सत्य खोजते थे, क्योंकि उस पर फिर क्वेश्चन नहीं रह जाता था। ठीक है, ज्ञान को उत्कृष्ट बनाना उद्देश्य होता था। वे अपने विपक्षों को विरोधी नहीं अपितु सहयोगी बनते थे, उनकी कमियों को पहचानने में उनका सहयोग करते थे। इनडायरेक्ट रूप से वो सहयोग करते थे कि वो कहता था कि मैं लोगों को बुद्धिमान बनाना चाहता हूं, इसके लिए मैं अज्ञानी बनने को तैयार। विधि व्यंग्यात्मक होती थी और जो स्वरूप में संदेहात्मकता लिए हुए होती थी। सुकरात प्रारंभ ही किसी ज्ञान को लेकर अपनी अनभिज्ञता प्रकट करने से करता था। ठीक, तो दैट वाज सोक्रेटिस मेथड। सोक्रेटिक आयरनी, जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया, प्रशंसा और व्यंग्य। प्रशंसा भी ऐसे भाव में करता था सामने वालों को थोड़ी देर समझ में ही ना आए कि मुझे कंप्लीमेंट दे रहा है या कमेंट कर रहा है। इट वॉज लाइक दैट। यह अनुभवात्मक और आगमनात्मक प्रकार की होती थी, जिससे सार्वभौमिक सत्य निगमित किए जाते थे। सुकरात पूर्व निर्धारित परिभाषाओं के सामान्य जीवन से आलोचना करता था। इसे बाद में अरस्तु ने इपैगोगी की संज्ञा दी है। एक देखो, इपैगोगी, हाँ वो ये बस अरस्तु यही बोलता है, इसके इपैगोजी बोलो या इपैगोगी बोलो, इसका उसमें क्या बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में। सो इसको समझो, ये कह रहे हैं अनुभवात्मक और आगमनात्मक प्रकार की होती थी। अनुभव और अनुभवात्मक और आगमनात्मक, ये है हमारे पास। एक तो है अनुभवात्मक। अनुभवात्मक का जो एंटी होगा वो क्या होगा? जैसे एम्पिरिसिज्म है, प्राग अनुभविक ट्रांसेंडेंटल, या ए प्राराई। ए पोस्टराई अनुभवात्मक बोलेंगे, ए पोस्टराई जो कांट ने टर्म दी थी, और जो अनुभवपूर्ण होगा उसको बोलेंगे ए प्राराई। ए प्राराई का मतलब वो नॉलेज जो इंद्रियों से नहीं प्राप्त होती, पहले से हमें मिली हुई, लाइक मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। ठीक है, और मतलब मैं नहीं कह रहा, किताबें कह रही वो बता रहा हूं, क्योंकि हम जब एनालिटिकल फिलोसफी में आएंगे तो ये सारी धारणाएं बदलती हुई भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो और अनुभवात्मक जो हमें केवल और केवल इंद्रियों से मिलती है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन। आगमन विधि वह विधि होती है जो कि वन बाय वन बहुत सारी चीजों का कोई निष्कर्ष, बहुत सारी चीजों से एक ही रिजल्ट बार बार जब हमें मिलता रहे तो हम उसे यूनिवर्सल घोषित कर देते हैं। ये विज्ञान की मूलभूत विधि है।
विज्ञान की मूलभूत विधि का नाम आगमनात्मक विधि है, इंडक्टिव मेथड है। और ये मेथड फिलोसॉफी में इंट्रोड्यूस करने का काम किस आदमी ने किया? फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन ने अपना इंडक्टिव मेथड अप्लाई किया, और उसने जो फ्रांसिस बेकन ने अपना जो इंडक्टिव मेथड लाता है, उस मेथड को आधार बना के बाद में अगर तुमने लॉजिक में पढ़ा हो, मिल के 5 इंडक्टिव मेथड आते हैं। पढ़िए ना 5 विधियां, वो 5 मिल से ही निकल के आती है। मिल की बुक का नाम है नोवाम ऑर्गेनन। अरस्तु ने एक बुक लिखी लॉजिक की, ऑर्गेनन, और उस बुक, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक है। लेकिन जो बुक मिल ने, जो बुक बाद में इसने फ्रांसिस बेकन ने लिखी, नोवम ऑर्गेनन या ऑर्गेनन, वो बुक अरस्तु की बुक को भी फेल करती है। वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस बुक से वो मेथड निकल के आता है इंडक्शन का। वो इंडक्शन का मेथड साइंस का बेसिक मेथड है, जिसे साइंस से ही डिराइव करता है, जो कि साइंस को भी नहीं पता था। और बाद में मिल ने उसी पे अपने 5 इंडक्टिव मेथड खड़े किए, जबकि उनका फंडामेंटल या उनके फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं वो पहले ही फ्रांसिस बेकन दे चुके थे। और फ्रांसिस बेकन वो थे जो कि अनुभववाद के, इंपेरिसिज्म के आधार बनते हैं। लॉक का नाम हम बनते हैं कि उन्होंने वह स्थापित किया, नहीं, फ्रांसिस बेकन ने किया, जो लॉक से पहले आते। फ्रांसिस बेकन का अगर नाम पढ़ा है तो ये भी पढ़ा होगा। फ्रांसिस बेकन पे भी मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है 5-6 लोगों पे, ओशो, फ्रांसिस बेकन, गांधी वगैरह 5-6 लोगों पे बनाया हुआ है। जिसमें वीडियो है कि चरित्र जो होता है वो आवश्यक नहीं है कि ज्ञान जो है चरित्र का आधार हो। मतलब जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है तो उसका चरित्र भी अच्छा हो। चरित्र और ज्ञान का कोई संबंध नहीं। ये वीडियो भी है, तो उसमें फ्रांसिस बेकन के बारे में बताया। तो फ्रांसिस बेकन जो था, उसने ये दिया अनुभववाद, जहां से लोग बाद में डेवलप करता है इस पूरे अनुभववाद को। ठीक है, तो ये अनुभववाद और ए प्रायरी और ए पोस्टराई है। तीसरी चीज है एनालिटिकल और सिंथेटिक। एनालिटिकल और सिंथेटिक नॉलेज नहीं होती, एनालिटिक और सिंथेटिक प्रोपोजिशन होती। जिनको एनालिटिक प्रोपोजिशन डिडक्टिव मेथड के थ्रू आ जाती हैं, और जो सिंथेटिक प्रोपोजिशन है वो इंडक्टिव मेथड के थ्रू आ जाती है। अनुभववाद उसे कहा जाता है जहां पर हमें ज्ञान का माध्यम, ज्ञान के सोर्सेज ऑफ नॉलेज केवल इंद्रिय हों। ठीक है, इसे बोलते हैं ए पोस्टराई अनुभव। ठीक है, अनुभवजन्य ज्ञान या अनुभवात्मक ज्ञान। ए प्रायरी का मतलब होता है जहां पर अनुभव ने जिस ज्ञान को छुआ भी न हो, मतलब जिसमें अनुभव यानी इंद्रियों का कोई मामूली लेश मात्र भी योगदान न हो, जो पूरा वर्चुअस हो, वो ए प्रायरी है। और ये ज्ञान सिर्फ मैथमेटिक्स का हो सकता है, इसलिए लॉजिक का हो सकता है। अनुभव मतलब टोटल एंड टोटल डिपेंडेंट ऑन द सेंसेस, एंड जो ए प्रायरी मीन्स नॉट ए बिट डिपेंडेंट ऑन द सेंसेस, डिपेंडेंट ऑन द रीजन। ठीक, तो साइंस भी अनुभवात्मक है और सिंथेटिक है। किसी समय में गैलीलियो के प्रिंसिपल को न्यूटन काट देता है, न्यूटन के प्रिंसिपल को आइंस्टाइन काट देता है, आइंस्टाइन के प्रिंसिपल को नील्स बोर काट देता है। विज्ञान भी 99.99 क्या कह के चलता है, 100% वो भी नहीं मानता, क्योंकि वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसे बोला गया प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। क्योंकि अनुभव का जो ज्ञान है वो सेंसिस से आता है, और सेंसिस से जो ज्ञान आता है वो इस वस्तु जगत का आता है, और वस्तु जगत हमारी पृथ्वी तक तो लिमिट है नहीं, और ना किसी स्पेस टाइम में बंधा हुआ है। तो अगर मुझे यह सिद्ध करना है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो इसके लिए तो इस ब्रह्मांड के सभी मनुष्यों को मरना पड़ेगा, और लास्ट मनुष्य अगर मैं हूं तो मुझे भी मरना पड़ेगा, और मैं मर गया तो सिद्ध क्या करना है। चार्वाक ने अनुमान विचार को, अनुमान प्रमाण को इसी आधार पे तो खारिज किया। व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकती। तो भाई यूनिवर्सल में आप, इंडक्शन की प्रॉब्लम यह है कि इंडक्शन में हर एक चीज को होते हुए देखना पड़ेगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो साइंस इस मेथड को यूज करके 99.99 तक रुकता है। आइंस्टाइन ने दुस्साहस किया, ही डेयर्स,
कि फिजिक्स के लॉज पूरे यूनिवर्स में एक जैसे हैं। उसकी जो फर्स्ट थ्योरी 1905 में पब्लिश होती है, थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें डिक्लेयर करता है कि फिजिक्स के लॉ पूरे यूनिवर्स में एक जैसे लागू होते हैं, वो सार्वभौमिक हैं। नील्स बोर ने उसे काट के रख दिया। भाई आप साइंस का मेथड यूज करके डिक्लेयर ही कैसे कर सकते हो कुछ इतना सार्वभौमिक? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में आइंस्टाइन के लॉ काम नहीं करते। आगे बात करते हैं कंट्राडिक्शन अथवा विरोध इस मुख्य की विशेषता थी जो प्रारंभ से ही साथ चलते थे। इसे तीन तरीकों से दिखाया जाता है। दी गई परिभाषाओं के परिणामों को दर्शाना, मतलब आपको मैंने कोई प्रश्न फेंका और आपने उस प्रश्न को लेकर एक डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे दी, लेकिन उस अब सुकरात क्या क्या यूज करता था उसको, सुकरात उस डेफिनेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते थे, भाई तुम अगर इस तरह से डिफाइन इसको कर रहे हो तो इसके परिणाम ये आएंगे, क्या तुम इन परिणामों के साथ सहमत हो? सामने वाला कहता था नहीं। सुकरात कोई बुरा परिणाम दिखा देता था, सामने वाला कहता था नहीं, तो कहता था इसका मतलब तुम पुनः विचार करो। भाई मेरे दिमाग में तो प्रश्न है। दूसरा, विरोध को स्वयं ही उसके मत के परिणाम निगमित करने के लिए प्रेरित करना, यही तो मेथड था उसका। उस पे ऐसा क्वेश्चन फेंकना कि वो खुद ही अपने मत को परिवर्तित करने के लिए मजबूर हो जाता था कि कुछ सोचता हूं। तीसरा, सामान्य जीवन के उदाहरणों से परिणामों को दोषपूर्ण दिखाना, यह सबसे बड़ी विधि थी उसकी। वो मेटाफर उठाता था या कोई एग्जांपल उठा लेता था सामान्य जीवन से, और आपने जो बताया वो ऐसा हो जाएगा। लाइक चोरी वाला एग्जांपल है, कोई कहे कि नहीं चोरी जी, चोरी करना सार्वभौमिक रूप से पाप है, और मैं अगर सामान्य जीवन से एग्जांपल उठा के कहूं कि किसी बच्चे ने, भूखे मरते बच्चे ने जिसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, एक रोटी चुरा ली, तो बताओ क्या की, और वो खुद ही फंस जाएगा। तो ये सोक्रेटिस करता था। ठीक, इसी कारणवश उनकी विधि में निगमनात्मकता होती थी। आगमन से निगमन पर जैसे विज्ञान पहुंचता है, लैब में लेके जाएगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, 2 महीने तक एक्सपेरिमेंट चलेगा, एक भी उसमें दोष नहीं आएगा तो उसे सिद्ध कर देगा कि ये नियम बन गया, फिर भी उसमें डाउट रहता है। यही निगमनात्मकता है। निगमनात्मकता मतलब भाई मैंने इंडक्टिव मेथड का यूज करके कुछ डिटेक्ट किया है, वो 100% ना से, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी 200 मैंने एक्सपेरिमेंट किए, 200 में से एक में भी फॉल्स नहीं हुआ, इसका मतलब 200 के 200 सक्सेसफुल रहे, तो सक्सेस रेट 100% है। दैट्स व्हाई इट इज डिडक्टिव। But still, because I am using the inductive method, I am using the empirical method, I am using the experiments. That's why I cannot say it is 100% true. That's why it is 99.99% true. जो कि फिजिक्स, जो कि साइंस कहता है। तो ये यहां पे उसमें निगमनात्मकता आ जाती थी। अब वो कहता है कि अरस्तु के अनुसार सुकरात की विधि की 2 विशेषताएं थी। पहले ज्ञान की अनभिज्ञता, तथा दूसरी वो खंडनात्मक प्रवृत्ति नहीं अपनाते थे, वो किसी का क्रिटिसाइज नहीं करता था। वो क्रिटिसिज्म करने का मतलब सामने वाले को गुस्सा करना, वो अपने 3 स्टेप यूज करके सामने वाले को सोचने के लिए मजबूर करता, ताकि वो खुद ही अपना मत बदले। क्लियर? तो दैट वाज सोक्रेटिस। मुख्य बातें क्या है? समस्त ज्ञान प्रत्ययों से प्राप्त ज्ञान है, नॉलेज इज वर्च्यू, और वी कैन से विजडम इज वर्च्यू। उसका डायलेक्टिकल मेथड के 3 स्टेप, जिसमें पहले में वो क्या करता था, कतई भी किसी का अपमान्य, मतलब क्या बोलते हैं, अनभिज्ञता दिखाता था। फिर वो उसमें कुछ ऐसा व्यंग्यात्मक यूज करता था, प्रश्न से प्रश्न निकाल के फेंकता था, ताकि सामने वाला खुद ही अपना मत बदले। तीसरा, उसकी प्रवृत्ति खंडनात्मक नहीं थी, नेगेटिव दृष्टि लेके नहीं चलता था, क्योंकि उसका उद्देश्य लोगों को बुद्धिमान बनाना था। ठीक है। चौथा, उसने कहा जो नैतिक प्रत्ययों को लेकर आप मॉरल रिलेटिविज्म लेके आते हो, सोफिस्ट अपना मॉरल रिलेटिविज्म स्थापित करते हैं, वो नैतिक जो चीजें कंसेप्ट है वो बुद्धि रीजन में प्रायोरी गिवन है, वो पहले से है, कंसेप्चुअलिज्म है, वो पहले से है, और वो सार्वभौमिक है। आप अपने स्तर पे जब सोफिस्ट जो अपने स्वार्थ की उस पे आते हैं, तब उसे वो रिलेटिव बना देते हैं। तो मोरलिटी जो है वो रिलेटिविस्टिक नहीं है, मोरलिटी एब्सोल्यूट है, जो हमारी बुद्धि में, हमारे रीजन में प्रत्ययों के रूप में स्थापित है। ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली ज्ञान ही सब, जब आप उनको ज्ञान हो जाता है, जान लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वर्चू के रूप में स्थापित हो जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लो वहां पे उसने ये स्टेटमेंट डाल दी कि सोक्रेटिस जो था वो अनुभवात्मक और आगमनात्मक प्रकार की विधि यूज करता था जिससे सार्वभौमिक सत्य वो डिडक्ट करता था। तो सुकरात की जो विधि थी वो क्या थी, निगमनात्मक थी या आगमनात्मक थी? ये प्रश्न आ गया सपोज। हाँ। तो सुकरात की विधि आगमनात्मक ही थी, सुकरात की विधि निगमनात्मक नहीं थी। वो निगमित करता था चीजों को। विधि का निगमनात्मक होना और निगमित करना, निगमन तो इंडक्टिव में मतलब कि आगमनात्मक वाक्यों से भी और निगमनात्मक वाक्यों से भी दोनों से संभव है निगमित करना तो, लेकिन उससे विधि निगमित नहीं हो जाती। निगमन होने का अलग चीज है, विधि का निगमित होने का अलग चीज है। समझो, डिफरेंस क्लियर करता हूं। निगमित विधि का मतलब आप विधि का डिडक्टिव होने का मतलब आप जो फर्स्ट स्टेटमेंट ले रहे हो वो यूनिवर्सली ट्रुथ ले रहे हो, ठीक है? ठीक, उससे भी आप निगमित ही करोगे, कुछ ना कुछ निगमन करोगे, कुछ ना कुछ लास्ट में कंक्लूजन निकालोगे, ठीक है? इसी प्रकार आप इंडक्टिव मेथड में फर्स्ट स्टेटमेंट अगर यूनिवर्सल नहीं ले रहे, पर्टिकुलर ले रहे हो, तो विधि निगमित नहीं होगी, विधि निगमनात्मक नहीं है, लेकिन आप आगमनात्मक विधि का रूप करके निगमित तो निकाल ही सकते हो कुछ। निगमन करना एक डिफरेंट चीज है, विधि का स्वरूप निगमित होना या आगमनात्मक होना ये एक डिफरेंट चीज है। सुकरात की विधि आगमनात्मक प्रकार की थी, लेकिन उसमें निगमनात्मक पुट इसलिए आ जाते थे कि वो बहुत सारे उदाहरण उठा के निगमित करते थे कोई कंक्लूजन। डिफरेंस समझ में आया ये वाला? क्लियर है ना? तो कभी भी मत मानना कि आगमनात्मक विधि भी निगमनात्मक हो सकते, विधि वो आगमनात्मक ही रहेगी, निगमित हम किसी भी विधि से कर सकते हैं, क्योंकि निगमन कंक्लूजन का मतलब ये है कि वो निकल के आया है, दैट इज निगमन, डिड्यूस करना।